दोस्तों नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, अभी मैं जो क्लास लेकर आई हूँ वो है यूजीसी नेट जेआरएफ जोन 2023 एग्ज़ाम के लिए। यदि आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। और इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड की हैं उनके बारे में बता दूं कि फर्स्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें ऑल यूनिट को कवर किया गया है, उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारा कुछ बताया गया। और अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेंगे तो सिर्फ शायद 15 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। 15 मिनट की ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। कैसे कहेंगे कि आप अगर उसको ही फॉलो कर लेंगे तो आप 90 परसेंटाइल प्लस अपना स्कोर कर सकते हैं पेपर फर्स्ट में। और उधर भी यदि आपने सेकंड पेपर में भी 90 परसेंटाइल कर लिया तो जेआरएफ कोई नहीं रोक पाएगा आपका, ठीक है। और यदि कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए ही बनाया है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम के थॉट से कि भाग्य भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो संकट की घड़ी में भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। दोस्तों, परिस्थितियाँ अच्छी बुरी होती ही रहती हैं, तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको बुरा बोलने वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपको अच्छा बोलने वाले मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मतलब क्या ही बोलें, ठीक है। तो लेकिन यदि आपने एक गोल बना लिया है, आपने अपनी सफलता के लिए कुछ काम करना है तो आप अपने जो है गोल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। 36 क्वेश्चन हैं कुल मिला के। इन 36 में आपने कितने सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप इसमें 20 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा 36 में। इससे कम रह जाता है तो आप और मेहनत करिए, और इतना है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे पहुंच चुका है कि निम्नलिखित में से किस में शिक्षण कौशल है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड लेखन है, प्रश्न तैयार करना है, व्याख्या करना, ये सभी आपके शिक्षण कौशल में आ जाएंगे। टीचिंग से ये क्वेश्चन है और ये सभी PYMCQs हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो विकासशील सोच के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जा सकता है। और ये चीज़ एक दिन में संभव नहीं हो सकती है दोस्तों, ये आप बराबर अभ्यास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे तभी संभव हो पाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कल्लड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ये आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कि आप अंतर अनुशासनिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब कि समग्र दृष्टिकोण को सामने रखना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपको ये प्रश्न इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए PYMCQs हैं और इनके माध्यम से ही आपको आगे तैयारी करनी है, ठीक है। शोध में वैज्ञानिक पद्धति के उद्देश्यों में से एक है, तो ये है सह संबंधों को खत्म करना। प्रश्न नंबर 7 है कि किसी भी शोध की गहराई का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। आप किस उद्देश्य से अनुसंधान करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है और ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इन सभी को देखिएगा मित्रों, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रक्रियाओं, मुद्दों, घटनाओं और सामाजिक विकास के बारे में जानकारी की आपूर्ति के बड़े पैमाने संचार के रूप में जाने जाते हैं। सामग्री की आपूर्ति। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, ये आपका ICT का है। नेटवर्क मीडिया इंटरकनेक्ट में मौजूद है, तो ये आपका सही जवाब होगा टेक्निकल इन्वायरमेंट, तकनीकी वातावरण। प्रश्न नंबर 10 है कि एक डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न के रूप में जाना जाता है। मैं फास्ट इसलिए बना रही हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें और जो है आप इनका बार बार अभ्यास कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास कोई नहीं देखना पसंद करता है, लेकिन हाँ जब चीज़ें ज़रूरत की होती हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे आपका लाभ होगा। क्योंकि बार बार प्रयास करने से अच्छा है एक बार अच्छे से प्रयास किया जाए और सफलता हासिल कर ली जाए।
कुछ चीज़ें होती है, या तो हमारे पास सही मार्गदर्शन नहीं होता है, या फिर हमारे पास उतना मटेरियल नहीं होता है, हमारे पास जानकारी का अभाव होता है, बस यही असफलता के कारण होते हैं। या फिर हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम भटकने के इच्छुक हैं कि हमें भटकाव अच्छा लगता है, इसलिए भी हम असफल रहते हैं। तो डी ऑप्शन अभिसरण सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि साइट का फुल फॉर्म क्या है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रयोग, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय SMRD में शामिल हैं प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, ये सभी आ जाएंगे आपके इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैचारिक ढांचा जिसमें एक शोध किया जाता है उसे कहा जाता है कि अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। ठीक है, अनुसंधान की डिजाइन तैयार करना। प्रश्न नंबर 14 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का एक उदाहरण है? तो योग्यता परीक्षण, योग्यता का परीक्षण अधिक किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन एक निर्देशात्मक मतलब गाइडेंस देता है? तो ऑडियो पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, मुद्रित अध्ययन गाइड, लेकिन ये ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, ये भी रिसर्च से है कि हेर फेर करने वाले एक चर के रूप में जाना जाता है। चर 3 प्रकार के होते हैं, हस्तक्षेप चर, आश्रित चर, ठीक है, स्वतंत्र चर। ये आपके जो है चर हैं जो आपके रिसर्च में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका स्वतंत्र चर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपका, ये आपका ये आपका करंट अफेयर से है, तो इस समय की करंट अफेयर को देख लीजिएगा। ये भी आपका करंट अफेयर से है, तो इस समय की करंट अफेयर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि डिजिटल युग में एक डर है कि कक्षा संचार में परिणाम हो सकता है अति उत्तेजित, 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा संचार में बयानबाजी दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के एजेंट के रूप में मानता है। तो यहाँ पे देखिए बयानबाजी दृष्टिकोण, तो ये प्रभाव हो जाएगा, इफेक्ट सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि गैर मौखिक संचार जो है, संचार 2 तरीके से होता है, एक गैर मौखिक, एक मौखिक, एक लिखित और मौखिक। तो ये गैर मौखिक संचार माना जाता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो आप फैमिली में या अपने दोस्तों के बीच में करते हैं, औपचारिक जो आप कहीं सिस्टम में कार्य करते हैं या अपने विद्यालय में काम करते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर है कि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा डॉट्स प्रति इंच, सही जवाब हो जाएगा डॉट्स प्रति इंच, वी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 है आपका ICT से ही कि कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है वर्ग। 22 नंबर क्वेश्चन भी आप इसको हटा दीजिए, इसका भी करंट अफेयर का देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953, ये डेट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है जो आपके सिलेबस में है। किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, तो इन्हीं के माध्यम से ये इसका उद्घाटन किया गया था UGC का। ठीक है, पूछा जाता है 28 दिसंबर 1953, और ये लागू जो हुआ था, उद्घाटन इसका 53 में हो गया और लागू जो हुआ था 1956 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका एनवायरनमेंट से ही कि नवीकरणीय शक्ति का एक स्रोत जिसमें न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है, तो बायोमास शक्ति, 3rd ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपका ICT से है कि उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को पहचानने और बनाए रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटा टेक्स्ट लेख को कहा जाता है कुकी। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिए, राधाकृष्णन आयोग की बात करें तो 1948 सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद। मुदालियर आयोग जिसको माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है जो 1952 में आया था, पूछा जा सकता है। DS कोठारी 1964, 4 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन भी आपका देखिए हायर एजुकेशन से है कि योग्य राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च किया गया था? तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा के नाम से जाना जाता है इस समय। ठीक है, RUCA रूसा, RUSA रूसा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स का उपयोग मेमोरी में पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है तो कुल पते की संख्या होगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 256 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन हायर एजुकेशन का है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। नंबर 30 क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो सीखने के परिणामों को अनुकूलन करने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। का उद्देश्य क्या है? तो ये अनुकूलन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर है कि एक शोधकर्ता परिणामों की विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के बदले पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा तकनीकी चूक के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि 32 रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोधकर्ता को अधिक अक्षांश प्रदान करता है? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एक सम्मेलन पत्र की प्रस्तुति। नेक्स्ट 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? तो ये सुधार जो है किया जाता है एक्शन रिसर्च में, शिक्षण पद्धति में। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटा संग्रहण पदानुक्रम में निम्न शामिल है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइलें और डेटाबेस सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कंप्यूटर से संबंधित USB का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।